आपको मजदूर संघ वगैरह समझा दिए थे। हाँ, आपको हम कृषि संबंधी जो अंग्रेजों ने सुधार लाया था या लगान लगाने के लिए, वो सारी चीजों को हम बता दिए थे। आज उसके आगे बताना है, ठीक है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी और अस्थाई बंद, तीन प्रमुख व्यवस्थाएं थी। पीछे के लोग हल्ला नहीं करिए, आवाज जाएगा, ठीक है। हल्ला करेंगे आप लोग तो आवाज नहीं जाएगा। मौकी उधर जाओ, उधर जगह नहीं बचा होगा, उधर जाइए। तुम भी जाओ मौकी उधर, पीछे जगह है। दिमाग पता नहीं किधर है सबका। आपके लिए अगवा कौन खाली छोड़ा रहेगा? लेट से आ रही है तो देखो, ये होशियार मौक है। भले लेट से दिमाग है, लेकिन इसके पास के आगे जगह खाली नहीं होगा। और पूरा 24 कैरेट का बकलो लो। समझे में नहीं आ रहा है। असल में सब लोग टाइम से सो जाया करो, लोग टाइम से उठ जाओगे। टाइम से नहीं भी सोना है तो टाइम से उठो। आप जो भी लड़के ना, कई लड़के होते हैं सुबह नहीं क्लास ले पाते हैं। आप सुबह में क्लास लीजिए या ना लीजिए, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं सुबह में तो आपका ना वो टाइम वेस्ट ही जाता है। सैटरडे संडे क्या कर लेते हैं? छोड़ दो, जाओ मम्मी, तुम जाओ इधर इधर, जल्दी जाओ। आपको हम अस्थाई बंदोबस्त बताए थे। सबसे कठोर कानून कौन सा था? अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो। महालवाड़ी, विलियम बेट। सबसे ज्यादा टैक्स का प्रतिशत किसमें था? महालवाड़ी। कितना परसेंट? कुल उपज का 60% ले लेता था। सबसे कठोर कानून को अस्थाई बंदोबस्त में कितना टैक्स लेगा ये जमींदार डिसाइड कर, लेकिन टोटल टैक्स का कितना भाग करेगा? 11। उसमें अंग्रेज कितना रखेंगे? 10। एक भाग जमींदार इसमें करप्शन बहुत करता था और लोग को यहाँ पे टॉर्चर भी बहुत ज्यादा कर देता था। तो जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे था, कितना परसेंट पे? 51। ये सारी व्यवस्थाएं हम आपको बता दिए। इजादारी व्यवस्था ही बताए थे। बोलिए, पीडीएफ में गड़बड़ दे दिया? कहाँ पे? मालवाड़ी में क्या दे दिया? डेट में गड़बड़ हो गया, सुधार लीजिएगा। 1800 के सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, अब ध्यान से आगे समझते हैं। मजदूर संघ भी बताए थे। भारत में पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। मुंबई में सूती वस्त्र के कपड़े का उत्पादन आज भी बहुत ज्यादा होता है। सूती वस्त्र के लिए मुंबई बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कपड़ों के लिए कपास का होना जरूरी है। और कपास जो होता है, ये समुद्र के एरिया वाला जो एरिया था, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में, यहाँ कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे। तो वहाँ पर मजदूर सब जो थे बुनाई करते थे। पहले हाथ से मशीन चलती थी, तो उतना स्मूथ कपड़े नहीं आते थे। आज भी देखिएगा ना, स्वेटर को बिनने में और कपड़ा को बिनने में अंतर आता है। स्वेटर काफ़ी दूर दूर होता है, तो उसमें ना फाँक फाँक ज़्यादा रह जाता है, और वही जो मशीन से रहता है उसमें थोड़ा सा स्पेस कम रहता है। तो बाद में मशीनें आ गई कपड़े की बुनाई की, और वो भी मशीनें इंग्लैंड के ही थी सब यहाँ पे। इस वजह से इंग्लैंड को काफ़ी फायदा हुआ था। तो जो अभी भी जो अब देखिएगा, जो गमछा उमछा बनता है ना, थोड़ा सा मोटा टाइप का, वो अभी भी खादी वाले में ना, तो बुनाई से ही बन जाता है यहाँ पे। तो पहला जो मजदूर संगठन था उसका नाम क्या था?
बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, इसके संस्थापक 1884 में लोखंडे थे। कौन थे? लोखंडे। कांग्रेस की स्थापना से जस्ट 1 साल पहले इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन इसमें इस संगठन में उतनी मजबूती नहीं थी। 1920 में लाला लाजपत राय तथा एमएन जोशी, लाला लाजपत राय तथा एमएन जोशी ने क्या चालू किया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये कई समय तक अंग्रेजों के लिए लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ी थी, क्योंकि भारतीय सामानों पर वो लोग विदेश भेजने पे निर्यात टैक्स लगा देते थे। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा है कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया था। ये कार्ल मार्क्स का कहना था, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन पहले से होता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था? विदेशों से सूती वस्त्र को लाए और यहाँ पर फैंसी मॉडलिंग में उसको क्या कर दिए? भर दिए थे यहाँ पर। क्योंकि हमारे जो सूती वस्त्र थे हमारे यहाँ के, उनको जो हाथों से बनाए जाते थे उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं थी। और आज भी देखिएगा भारत के लोग इंडियन चीज़ों को काफ़ी कम पसंद करते हैं। अंग्रेज सब जो है ना, अगर कोई महिला साड़ी पहनेगी तो उसको देहाती घोषित कर देंगे, और छोट कपड़ा पहन के उघारे घूमेगी तो मॉडर्न घोषित कर देगा। ये उनकी चाल है, आप समझिएगा ना, उसकी चाल है। उसमें मॉडर्न कौन चीज़ है? सोचा तो नहीं, जंगली वो उघारे घूम रही है। तो जबकि कहीं पे भी देखिएगा, किसी भी ऑफिशियल जगह पे आप भारत में साड़ी को ही लेकर, अब भारत की भी कोई महिला जो रहेगी सब, सबको भी इसके लिए रहना चाहिए। जहाँ तक सब मॉडल आगे बढ़ेगी, दुखेंगे नहीं है ना, बाल कटवा लेंगे हाँ, ये हमारी भी गलती है ना। जो गांव से निकला, किसी लेवल पे गया तो गाँव को भूल गया। ओकरा ना अपन गांव का संस्कृति बातचीत के लिए में लाज लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? और उसको कोई कह देगा देहाती तो तू अजीब हो जाएगा। तो हम लोग तो खुद से कहते हैं कि हम लोग देहाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और हर वो बड़े लोग काम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तनी सा कुछ तनी मनी कमाओगे, तनी सा आगे चल जाता है ना, तो अपने आप को देहाती। अरे भैया, देहाती होना कौन सा खराब बात है? बढ़िया चीज है जहाँ पे, लेकिन भारतीय कल्चर को सबसे पहले वो टारगेट करते थे। तो हम कार्ल मार्क्स ने यही कहा था। हमारे यहाँ जो खादी के कपड़े थे, आज भी कोई खादी के कपड़े को जल्दी पहनता नहीं है। कौन ज्यादा खादी के कपड़ों को पहनता? थोड़ा सा मोटा होता है। और खादी वालों को भी सोचना चाहिए, अगर जिधर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जा रहा है उधर तुम भी शिफ्ट हो ना, क्या दिक्कत है? आज ले पैंट शर्ट का जो खादी का जो माना था 40 साल पुराना, वही आजो दे रहा है। अरे उसमें भी कुछ चेंजिंग लाने की जरूरत है। तो लेकिन अंग्रेज इसमें ज्यादा सफल हो गए थे। भारत में सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था? आने वाले 100-200 साल में शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस का व्यक्ति भी आया था और उसने ऐसा काम किया था। अब 100 साल भी नहीं हुआ अभी आजादी को, और लोग गांधी जी को गरियाना चालू किए। गांधी को वही गरियाता है जो अपने गांव के मुखिया से नहीं लड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राशन कार्ड जाएगा लेने, 15 किलो की जगह पे 12 किलो राशन देगा, तो उससे नहीं लड़ सकता है, लेकिन वो चाय के दुकान पे गांधी को जरूर गरियाएगा। ये चीज देखिएगा, गांधी को गरियाने वाले को कहिएगा अपने गांव, अपने एरिया के विधायक से बात करो, कांप जाएंगे विधायक से बोलने में, लेकिन आवाज किस पे उठेगी? गांधी पे। आप लोग को तो कम से कम पढ़ा दिए ना, समझ में आ गया? ठीक है। और ज्यादा ही लोग से ज्यादा उलझिएगा भी नहीं। पहले जो ज्यादा बहस करेंगे ना तो ऐसे लक्षण समझ में आ जाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अगला देखते हैं कुछ प्रमुख नारे, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इससे कभी भूले भटके एक सवाल आ जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये ससुरा शुरुआत में ना भारत प्रेमी था, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बाद में जिन्ना के प्रभाव में आ गया। हाँ, भारत प्रेमी से जिन्ना प्रेमी हो गया है। और बहुत जल्दी आप याद रखिएगा ना, 2030 तक पाकिस्तान का यह नक्शा चेंज हो जाएगा।
सच बताते हैं। और इसके लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को। वहां पाकिस्तान में खुद कल का एक बलूचिस्तान में ये तालिबान वाला सब एक मस्जिद उड़ा दिया सब। अरे भाई मार रहा है तो कौन बताइए, मस्जिद मंदिर बम फोड़ने का जगह है जी। और उसके बाद हम बोल देंगे तो लोगों को खराब लग जाता है। खान सर रीजन क्या है कि देहात वाला आदमी खड़े बोल देता है मुंह पे, समझ में आया कि नहीं गया, तो लहर जाता है, उसको एकदम परपराने लगता है, बर्दाश्त होता नहीं उन सबको। हम लोग लहरा देता है तो मुंह पे एकदम तो लहरे तुमको, हमको क्या मतलब है यहाँ पे। और उसमें से हम लोग बिहारी लोग को जन्मे करते हैं। लेकिन उसको खुद सोचना चाहिए, जिस देश को अपना संविधान बनाने में 10 साल लग गया, शुरुआती 10 साल बिना संविधान का जो देश चला, गड़बड़ होगा कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जब तक संविधान नहीं बना था ना, माउंट बेटन तुम ही रहो, बाई दी में कुछ गलती होगा ओकरे माथा फोड़ देगा आदमी, वही किया था। माउंट बेटन भाग गया, कहा कि इधर यहाँ पे ठीक नहीं है, हमारा कहियो पिटा सकते हैं हम, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं लग रहा है, तो राजगोपालाचारी को बना दिया गया। कहा कि महाराज चुपचाप पढ़ रहिए जब तक संविधान नहीं बनता है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हुआ तो हम अपने ऊपर काहे लेंगे, किस पे डाल देंगे, राजगोपालाचारी के ऊपर। और जब संविधान बन के लागू हो गया तब दे दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद संभाल लिए वहां, ठीक, वो सोच रहा ऐसे बैठ गया सब बिना संविधान के यहाँ। तो बाद में अल्लामा इकबाल, द्विराष्ट्र की सबसे पहले कल्पना किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने। इसी ने सबसे पहले द्विराष्ट्र बात बोला था। हालांकि चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मांग रखी थी जिन्नन। कराची अधिवेशन 1904, लाहौर अधिवेशन 1904, किसका लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का, और इसे कांग्रेस का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम, इसको लेकर बड़ी विवाद हो जाता है। हम वंदे मातरम नहीं बोले, ये वही लोग कहते हैं जिन्हें राजनीति में जिंदा रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन वो ट्रेन में बैठेंगे वंदे भारत लेकिन वंदे मातरम, ये कुछ चीजें इंडियन राजनीति लोगों को बेवकूफ बना देता है सर। मातरम का होता है मातृभूमि, और हमारी मातृभूमि भारत है, तो वंदे मातरम कहिए चाहे वंदे भारत कहिए, बतिया बराबर है। वो कह रहा है कि हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं, वंदे मातरम, और वंदे भारत, हम अपने भारत की वंदना करते हैं, बतिया बराबर है। वो घुमा के बोल रहा है, यहाँ कंफर्म कर दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, मोदी जी से पंगा। समझ में आ गया। आज अगर आपको 2 चूड़ी कसेंगे तो 3 साल बाद बुझाएगा, अरे बाप बाप कस दे लो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात बराबर ही है दोनों में। देखिए मातरम का मतलब होता है मातृभूमि, हमारी मातृभूमि क्या है, यहाँ अब्लिक नहीं लगा सकते हैं, हो गया वंदे भारत या वंदे मातरम, अब्लिक लगा दीजिए वहां पे, ये हमारी मातृभूमि तो यही है। तो बड़ा इस सब का राजनीति में वो हो जाता है। और इंडियन मीडिया को देखिएगा ना, अकलेल बकलेल को बैठा के 2 मुर्गा लड़ाते रहेगा, हाँ बूढ़ा मुर्गा, हाँ बूढ़ा मुर्गा देखते रहेगा। आप यदि 6 महीना तक देख लीजिएगा ना मीडिया को, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो नाथुराम वाला गुण भर देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा बचिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद इसे बोला जाता है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आप लोग बताइए फर्स्ट बेंच वाले लोग, दयानंद सरस्वती असली नाम, मूल शंकर, ठीक है। उधर सब होशियार बैठी है सब, यहाँ सब बकलोल बैठी है सब। कौन सी बोली, कहाँ के रहने वाले थे, बीच में नहीं बोले। आप लोग बताइए कहाँ के थे, गुजरात के। बकलो लिया, बहती गंगा में हाथ धो रही है, बोले तो थे हमरा बेवकूफ बनाएगी हम लोग अपने टाइम पे बहुते बेवकूफ बनाए लो, टीचर को हमने बेवकूफ बनाएगी यहाँ पे, बोले थे हम यहाँ अब ये बोल लिए, बोले थे जय जगत विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में योगदान दिया था, भूदान आंदोलन चालू किया था। भारत में रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था, विनोबा भावे। यहाँ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण,
मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी, लाला लाजपत राय। कौन, किसने बोला? लाला लाजपत। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। जिस दिन भारत असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी, उसी दिन इनका देहांत हो गया। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल। किसने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद। इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जय। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। हे राम, करो या मरो, आराम हराम है, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों में गड़बड़ी करता है सर, ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ नहीं करना है। इसको पीडीएफ में ना जो जो नारा आपसे दिमाग से उतर जाता है उस पर एक टिक लगा दीजिएगा। सारे नारे आपके दिमाग से नहीं उतरेंगे, कुछ कुछ नारा आपके दिमाग से उतर जाएगा। सबका दिमाग का लेवल अलग होता है। नहीं समझ आया? किसी का दिमाग तेज काम करता है, किसी किसी का काम ही नहीं करता है। अपने हिसाब से उस पर टिक मार देना है। जिसका नहीं काम कर रहा है उसको तो सब पे टिक मारना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो काम करता होगा। पूरा बंद किसी का दिमाग नहीं होता, पूरा बंद नहीं होता किसी का दिमाग। हाँ, पूरा बंद भी होता है जी, इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा तो काम करता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता, पूरे बंद हो जाता है। भारत छोड़ो, हाँ, पूर्ण स्वराज जवाहर। अच्छा, ये 1929 में माने थे ना? क्यों? क्योंकि इनके पिताजी के बढ़िया बेइज्जती कर, अखंड बेइज्जती कर दिया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू का अखंड बेइज्जती किसने किया था? फिर से बता लोग। बर्केन हेड। और उस समय वायसराय कौन था? इरविन। राज्य सचिव बर्केन हेड था और वायसराय इरविन था। हु लिव्स इफ इंडिया डाई? हाँ, इसके आगे खान से लिख लिया, नो वन कैन लिव इफ इंडिया डाई। इसे नो वन कैन लिव इफ, यहां इन नहीं, इफ इंडिया डाई। अगर भारत मरा तो कोई नहीं जिएगा। ठीक है? एग्जाम में जब आप मेंस लिखिएगा ना तो कभी भी हमारे विचारों को वहां मत डाल दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको वहां हम आपको स्पष्ट बता देंगे, वहां अच्छा अच्छा बात लिखा जाता है। ऐसा लगे कि एकदम विचारधारा एकदम ठीक ठाक है, एकदम एक्सट्रीम नहीं लिख लेना है यहाँ पे। लेकिन राष्ट्रवाद के मामले में ही हम एक्सट्रीम होते हैं, अदर मामलों में कभी नहीं होते हैं। और राष्ट्र हमेशा जब भी खींचा है किसी ने तो एक्सट्रीम लोगों ने ही खींचा है। चाहे महात्मा गांधी को देखिए, एक्सट्रीमली वो नॉन वायलेंस की ओर थे, एकदम उनका एकदम एक्सट्रीम हिस्सा था कि हमें हिंसा नहीं करने। भगत सिंह को एकदम कंफर्म था मरबे करेंगे तुरंत। तो जब भी आप एक्सट्रीम रहते हैं तो ही बहुत बड़ा बदलाव ला पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस एकदम एक्सट्रीम थे यहाँ पे, जर्मनी गए, इटली गए, जापान गए, ले आकर थुरिए दिया उसको। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। चित्तरंजन दास, असहयोग आंदोलन में पहला जेल जाने वाले व्यक्ति चित्तरंजन, और पहली महिला इनकी पत्नी बसंती देवी। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी के निर्माता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो लेखक रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या रहे हैं? लेखक रहे हैं। तो हिंदी साहित्य या फिर आप लोग हिंदी से ग्रेजुएशन करिएगा तो इन लोगों के बारे में बहुत सारा चीजों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया, यहाँ राष्ट्रीय गान, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। देखो दिमाग काम कर रहा है इन सब का, ठीक है? राष्ट्रीय गान था, यहाँ पे हम गीत बोल दिए थे, हाँ ठीक है, काम करता है दिमाग, हिम्मत नहीं हारना है, एकदम
हम होंगे कामयाब एक दिन। गुस्सी आ जाती है तो लड़की सब। आगे बढ़े, नहीं गुस्सी आती हो लोग, कोई बात। अब जिसका दिमाग काम नहीं करेगा और उसको कहेंगे काम नहीं करता तो क्यों गुस्सी आएगी। जैसे आप नहीं गुस्सी आती हैं, आप पे सेट कर जाता है, उसका दिमाग काम कर रहा है, गुस्सी आ जाती है। आगे बढ़े, जनगण मन, ये सब समझ में आ गया। ये नारों को आपको याद रखना है। कांग्रेस में हुई टिप्पणियां, इसको देख लेते हैं। और नारा वगैरह समझ में आ गया। देखिए उसमें ना सारा नारा आपसे नहीं भूलेगा, एक दो जगह कॉमन गलती सब करता है, आराम हराम और करो या मरो। देखिए महात्मा गांधी हिंसा प्रेमी ही नहीं थे, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो इशारों इशारों में कह दिए थे कि करो या मरो। आराम हराम किसने बोला था? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, डबरे लॉर्ड डबरे। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, डबरे लॉर्ड डबरे। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि पतन में मदद कर दूं। देश विद्रोही संगठन है। दो बातें बोला था इसने, किसने? करजन। क्योंकि 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन किया था तो सबसे संगठित रूप से जो विरोध हुआ था वो कांग्रेस ने ही किया था। और यह विरोध कांग्रेस के अंदर दो चीजों के लिए था, एक अंग्रेजों के खिलाफ विरोध था, दूसरा कांग्रेस के अंदर ही विरोध था कि इतना आराम आराम से काहे विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध उभर के आ भी गया 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो। तो जब कांग्रेस का विभाजन का 2 साल पहले से नींव रखी जा रही थी तो करजन को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस खत्म ना हुई बल्कि उसकी 2 शाखाएं बन गई, नरम दल और गरम। किसने बोला था ये? करजन। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, करजन। कांग्रेस एक देश विरोधी संगठन है, किसने बोला था? करजन ने है। कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये होता भी है, आज भी है। आज भी भारत में कोई संगठन करिएगा ना तो उसमें लोग पदों के लिए क्या हो जाएंगे? भूखे हो जाएंगे। यहाँ पे भारत में ये चीज हो गई। देखिएगा, एगो केला दान देगा ना, 1 दर्जन केला दान देगा तो 4 गो फोटो खिंचवाएगा। ये भारत इतनी खराब मेंटेलिटी हो गई यहाँ पे। एक आदमी कह रहा था हमसे कि सर आपके यहाँ सुनते हैं कुछ लोग जो जिनके पास मतलब पैसे की कमी होती है वो फ्री में पढ़ लेते हैं, उनके हमको थोड़ा फोटो दिखा सकते हैं? मन किया कि एक तमाचा दे, नाच के गिर जाए वहीं पे। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका तुम फोटो छापेगा? कितना गलत बात है यहाँ पे। हाँ, आप लोग को पता है, अभी बताइए आप में से कितने लड़के होंगे जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है? जी, देश की गरीबी देखा ही नहीं, छोटा सा यहाँ पे इतना भयानक गरीबी कर रहा है, उसको हमको दीजिए ना थोड़ा सा, हम उसका फोटो छापेंगे। बताइए, ऐसा ऐसा तो रहता है सब यहाँ पर। यही था सब जन कोरोना में ना, कोरोना में 1 किलो आटा दे के 400 फोटो खिंचवाता था सब। हाँ, ये वो केला दान देगा साहब, फोटो खिंचवा देगा तो यहाँ पे। ये एकदम मेंटेलिटी होते जा रही है यहाँ पे। अरे भाई अपना काम करो, अच्छा काम रहेगा, पूरी दुनिया को समझ में आएगा। दुगो मोहल्ला में 4 किलो राशन बांट के अपने आप को तुम समझ जाते हो कि रतन टाटा है। अच्छी बात है, शुरुआत छोटे से होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी चीज को आगे देखते हैं। जितना आप दान की बात करते हैं ना, जितना सिखों के गुरुद्वारा से खाना खिला दिया जाता है ना, और भी 365 दिन, उतना भारत सरकार जिसके पास आरबीआई है, नोट छापने की मशीन, उन्हें खिला पाए। नोट छापने की जो मशीन है, क्योंकि राशन कितने दिन दिया जाता है? महीने में 1 बार, महीने में 1 बार। गुरुद्वारा में लंगर डेली, डेली एकदम श्रद्धा के साथ। गरीबी दूर करने के लिए हमको तो एक तो लगता है कि एरिया भाई, एरिया गुरुद्वारा भी खोल देना चाहिए, लोग धार्मिक काम भी कर लेंगे। और वहाँ अच्छा, सिख लोग डिस्टर्ब भी नहीं करता है दूसरे को, बड़ा शालीनता से रहता है उन लोग में। आगे देखते हैं। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन नहीं तो सबसे जहर बोलते थे कौन? बाल गंगाधर। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता? बरसाती में डक की तरह चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, किसने बोला? बाल गंगाधर। इन्होंने ही कहा था कि यदि साल में 1 बार हम बरसाती में डक की तरह टर टर करेंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। आगे बढ़े।
कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा, अश्वनी। कांग्रेस में लोग केवल याचना यानी विनती करते हैं, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, किसने बोला? लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा, अश्वनी। कांग्रेस में लोग केवल याचनाएं करते हैं। कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता। ये हकीकत भी है कि कांग्रेस ने जो बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि पूरी देश की वही आवाज है, लेकिन उस समय संगठन में सबसे बड़ा वही था। मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से ही बड़ा संगठन बना सकता हूं। महात्मा गांधी ऐसा बात क्यों बोला था उन्होंने? जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखे थे तो कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया था? विरोध। इसलिए इन्होंने गुस्सिया के कहा कि तुम लोग कांग्रेस पे घमंड मत दिखाओ। इनका एक और कहना था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? आज़ादी के बाद एक गलती सबसे बड़ी हुई कि हमारे यहाँ 2 पार्टी गवर्नमेंट होना चाहिए। हम लोग का 2 पार्टी की जो सरकार होती है, 2 दलीय होती है। हमारे पास कौन सा है? बहुदल प्रणाली। जबकि जितने विकसित देश है उसमें द्विदल प्रणाली है। द्विदल प्रणाली मतलब होता है 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। आप देखेंगे मेनली इंग्लैंड में 2, कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ये लेबर पार्टी, रिपब्लिक और कंजर्वेटिव और लेबर। इंग्लैंड में, अमेरिका में अगर देखिएगा तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। हमारे यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब उस समय करना इजी था, अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही कुकुरमुत्ता की तरह भारत में राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं सब। यहाँ पर हर एरिया में कहो कोनो झाड़ू छाप, गधा छाप, घोड़ा, मतलब देखिए झाड़ू छाप तो खैर राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें तो कोई बात नहीं, जो राष्ट्रीय पार्टी है सब वहाँ के लिए। जैसे कमल हमारा राष्ट्रीय छाप है, मतलब उसकी पहचान है। कांग्रेस का पंजा, ये राष्ट्रीय पार्टियां हो गई, तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए अलग बात होती है। लेकिन ये जो छोटा छोटा लेवल की रजिस्टर्ड पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में भी चलेगा एक तरह से, क्षेत्रीय पार्टी भी चलो एक बर्दाश्त कर लिया आदमी। सोचो रजिस्टर्ड पार्टी, जिसको देखोगे एगो पार्टी लेके न विधायक है न कुछ, नीचे चल दिया यहाँ पे। तो हमारे यहाँ द्विदल प्रणाली रहता तो इजी रहता। इससे जनता के सामने नेताओं को झूठ बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वोट शिफ्ट होगा ना तो दूसरा जीत जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को 35% वोट मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। 35%। हाँ जी। बाकी का जो 65% है ना, इतना ना पार्टियां हैं, इतना पार्टी है कि बंट के खत्म हो जाएगा। जबकि रियली में देखिएगा कि जिस व्यक्ति को दिया गया है उसे 35% लोगों ने सही किया है, ये एक पक्ष है। लेकिन 65% लोगों ने कहा है कि ठीक नहीं है। ये खराबी हो जाती है बहुदल प्रणाली की। किसकी? बहुदल प्रणाली की। तो भारत में यह दूर तक सोच थी महात्मा गांधी का कि कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त करना। गुजरात में बार बार पेपर लीक हो जाता है, हम क्या करें? बिहार में तो डेली लीक हो जाता है, बिहार में अखबार लीक हो जाता है न्यूज पेपर। बिहार में तो हमेशा पेपर एकदम आराम से लीक हो जाता है। गुजरात वाले लोग में तो थोड़ा कम भी लीक हो। तो बिहार इस सब के लिए यहीं से खोज हुआ है पेपर लीक होने को। कैसे नकल कराना है, जब यहां से वो मॉडल पुराना हो जाता है ना, अन्य राज्य में वो नया नया लॉन्च होता है अभी यहाँ पेपर लीक होने का 5G टेक्नोलॉजी आ गया है बिहार में। आगे बढ़ते हैं, आप याद रहेगा नहीं ये? किसी को दिक्कत तो बताइए, क्योंकि अब हम लोग खत्म कर चुके लोग। अब आपको आजादी के बाद का जो काल था, नेहरू पीरियड, उसको अब फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है? नेहरू काल और क्या पढ़ा देंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री। किसका पीडीएफ? इसका पीडीएफ है वहां पे, देखो। हाँ, मिला हुआ पीडीएफ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली दरबार आपको मिला है?
दिल्ली दरबार का पीडीएफ मिला है? चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली दरबार और नेहरू युग दे देंगे कंप्लीट। दिल्ली दरबार टॉपिक एक ही है, एक ही जगह इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। जो रैयतवाड़ी भी तो पढ़ाई थे आपको, लेकिन एक जगह इकट्ठा कर दिए थे। दिल्ली दरबार का पीडीएफ नहीं है, हम आपके बात करा देते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। देखिए उसके बाद से खत्म हो जाएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री, आपका खत्म हो गया। नेहरू पीरियड देखेंगे, नेहरू ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए इंग्लैंड में जब भी कोई राजा या रानी चेंज होता था ना, तो भारत का भी चेंज होना पड़ता था, क्योंकि भारत जो था 1857 की क्रांति याद कीजिए, इसमें अंग्रेज सब बहुत पिटाया था सब, और भारत का शासन दे दिया गया था इंग्लैंड के राजा को। 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो इसके क्रांति के कारण बहुत सारे बदलाव लाए गए थे। क्रांति जब हुई थी तो बहुत सारा बदलाव लाया था। इसमें 1858 का जो अधिनियम आया था, इसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का क्या पढ़ा था? घोषणा पत्र पढ़ा था। तो 1858 का क्या आया था? अधिनियम 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि भारत का शासन इंग्लैंड के महाराजा को, क्राउन को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? किसे? क्राउन को दिया जाएगा। किसे? क्राउन ने तो यहाँ का राजा। बाद में इंग्लैंड में बता दिए हैं कि वहाँ की रानी जो थी वो इंग्लैंड की थी, और राजा ही दूसरा जगह हॉलैंड में जाके फंस गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इंग्लैंड की क्रांति के समय से ही पढ़ाएंगे कि जब इंग्लैंड की महारानी थी ना, एक नवरसा थी। नवरसा माने जो लड़की रहती जिसका भाई हुई नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप में भी ऐसी लोग होंगी, लड़की होगी लोग जिसका भाई हुई नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जमीन जायदाद दुल्हवे का हो जाता है। तो उसी तरह इंग्लैंड के जो राजा थे उनका लड़कियां जो थी ना, वो का भाई हुई नहीं था और जाके हॉलैंड में फंस गई। समझा? विलियम ऑफ ऑरेंज। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि हम रानी के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हऊ कौन है? ओका बुढ़ऊ से हमारा कोनो मतलब नहीं है। तो रानी का वैल्यू है, लेकिन रानी के बुढ़ऊ का वैल्यू नहीं है। बुढ़ऊ का मतलब होता है गाँव में ना, बुढ़ऊ का मतलब हस्बैंड होता है। हाँ जी, गाँव में देखे ना, अब बुढ़ऊ है कैसे। तो क्राउन से लेके दे दिया गया 1876 में किसको? महारानी को। महारानी को दे दिया गया था। 1876 में किसे दे दिया गया? महारानी को। अब बताइए, जब भारत का शासन पहले राजा को दिया गया, बाद में महारानी को दिया गया, तो अगर महारानी चेंज होगी तो भारत में भी चेंज होगा। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति चेंज होते हैं तो एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। हालांकि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उतना तामझाम नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरह का एक बनाया हुआ पोस्ट है। लेकिन जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो देखिएगा बहुत भारी भरकम शपथ ग्रहण समारोह होता है, एक बड़ा सा पार्टी उटी दिया जाता है। मोदी जी भी जब शपथ लिए थे तो क्या बढ़िया बढ़िया लोगों को विदेश से बुलाए थे। अच्छी बात है, ये राजनीति के लिए होता है। तो इसी के लिए लगाया जाता था दिल्ली दरबार। दिल्ली में एक भव्य प्रोग्राम चालू किया जाता था जब इंग्लैंड के राजा या रानी चेंज हुआ करते थे, उन्हीं के स्वागत के लिए बनाया जाता था दिल्ली दरबार। क्या लगाया जाता था? दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार की स्थापना 1877, क्योंकि 1876 में कौन चेंज हुआ था? राजा से किसे दे दिया गया था? महारानी को। तो पहला दिल्ली दरबार 1876 में चेंज हुई। अब जैसे चुनाव खत्म होते ही शपथ थोड़ी कोई ले लेता है, तो कहा गया कि भाई 1 जनवरी को एक ही बार इसका आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी 1878 को। 76 में चेंज हुई तो 77 में क्या हुआ? 78 बोल दिया गया, 77। तो जब 76 में चेंज हुआ था, महारानी के पास आए तो कहा गया कि भाई ये तो चेंज हुआ है बीच में, इसका जो वो मनाया जाएगा, पार्टी दिया जाएगा, इसके बाद 1 जनवरी को दिया जाएगा। तो 1 जनवरी क्या हो गया? 1877 को यहाँ पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय वायसराय लीटन था। कौन था? लॉर्ड लीटन। याद कीजिए ना, यही सोच रहा था 1878 में क्या लाया था? वर्नाकुलर एक। क्या लाया था? वर्नाकुलर। कौन सा एक लाया था? वर्नाक्यूलर एक लाया था। इस समय रानी कौन थी? विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया थी। इसके याद में विक्टोरिया महल बनाया गया। क्या बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल या विक्टोरिया महल। कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। विक्टोरिया महल या विक्टोरिया मेमोरियल। आगे बढ़ जाए। दिल्ली दरबार पहला कब आयोजित किया गया? 1877। महारानी विक्टोरिया, महारानी वायसराय
वायसराय लॉर्ड। देखिए भारत की राजधानी शुरू से ही दिल्ली ही कंट्रोल हुई है, दिल्ली से ही कंट्रोल की गई है भारत की राजधानी। 12वीं सदी से जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो गुलाम वंश के पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इस ससुरा लाहौर से कंट्रोल किया था। लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश कहाँ गया? दिल्ली। तो शुरुआत से ही शासन दिल्ली में रहा है, राजनीतिक शासन। लेकिन अंग्रेज भारत में जब आए थे तो वो राजनीति करने नहीं आए थे, उनका उद्देश्य व्यापार करना था, इसलिए वो कोलकाता को क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे। लेकिन बाद में वो क्या हो गए? सब राजनीति में प्रवेश कर गए सब, इसलिए उन्हें अपनी राजधानी कहाँ ले जानी पड़े? हाँ, दिल्ली में। कहाँ ले गए? दिल्ली में। तो पहला दिल्ली दरबार की स्थापना 1877। वायसराय कौन था? दूसरा दिल्ली दरबार 1903। तीसरा हो गया था 1911। दूसरा दिल्ली दरबार 1903। आप बताइए इस समय वायसराय कौन रहा होगा? आप ऐसे डेट से थोड़ी याद होता है, उस समय की आगे पीछे की बड़ी घटना के आधार से आप निकाल सकते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन, करजन, तो वायसराय कौन रहा होगा? करजन। तो आगे पीछे की थोड़ी बहुत घटनाओं से आपको इससे आइडिया ले लेना चाहिए। तो इस समय वायसराय कौन था? करजन। कौन था? करजन। करजन। इस समय भी क्या हुआ होगा? राजा या रानी चेंज हुए होंगे। क्या चेंज हुए होंगे? एडवर्ड राजा बने थे इस समय। एडवर्ड सप्तम इस समय क्या बन गए थे? राजा। एडवर्ड सप्तम क्या बन गए थे? राजा बने। अब महारानी एलेक्जेंडा क्या बन गई थी? रानी बन गई थी। एडवर्ड सात कौन बन गए? राजा। एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम ये क्या बन गए थे? राजा बन। इसमें भी बहुत पैसा खर्चा किया गया। अब आप बाहुबली मूवी देखें, जब शपथ ग्रहण होता है तो देखते हैं कितना बड़का होता है, भव्य प्रोग्राम। आओ का मेहरुआ वही में जहर उगिल देती है, बहुत झगड़ा रहती है। देवसेना जेकरे घर में जाइए ऐसा देवसेना वो घर उजड़बे करेगा। नहीं, रियल में वैसे नहीं होगी। अगर रियल में उस दिमाग की होगी ना, घर उजड़ेगा ही उजड़ेगा। हाँ, होती है ऐसे घर में ना, सास ससुर के सामने में हस्बैंड से बोलेगी हमरा बिया तुमसे हुआ, तुमसे मतलब हैकनी से मतलब नहीं, हम जो खड़े बोल देगी मुंह पे। ये कोई बात है? ये होता है ये चीज। खैर कोई बात नहीं, हम आप लोग को इसीलिए डांटते भी रहते हैं, ठीक है। और आप लोग कम से कम ठीक ठाक से रहिएगा, क्योंकि मजबूरी में तो इज्जत लोग किसी का भी कहता है। मजबूरी में लोग पागल कुत्ता से भी डरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उससे इज्जत कर रहे हैं। डरने और इज्जत में बहुत अंतर होता है। ये सब चीज आप लोग में नहीं होना चाहिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में देवसेना ऐसा ऐसा ना बातें बोलती है जिसका कोई हद नहीं होता। हाँ, आगे लगा देती है सुबह। जिसका कोई आराम से किसी चीज को हो सकता है। ये कोई तरीका है कि तुम्हारा सब बिया ये घर आजकल ये नया डायलॉग चल रहा है, और सब वो कॉपी पेस्ट मार रही है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोगों से जब भी कोई इस तरह डायलॉग मारे, चुपचाप ईयरफोन लगा के फुल साउंड कर दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरूरत से ज्यादा अगर कोई लिमिट क्रॉस करे ना, इग्नोर। लिमिट में कोई भी रहे तो आप उसको क्या कीजिएगा? वेटेज दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका भी हाल हो जाएगा वही बाहुबली वाला। तीसरा नंबर आते हैं 1911। आपको पता होगा भारत की राजधानी चेंज हुई थी। इस समय कौन थे? हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय थे इस समय भारत का वायसराय हार्डिंग। ये पहला दिल्ली दरबार था जिसमें इंग्लैंड का राजा खुद भारत आया था। जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ठीक लिखा है जी? जॉर्ज पंचम। अब जब ये आया भारत में तो कोनो घाट ना उतार दीजिएगा, इसको ढह जाएगा। तो घाट बनाया गया, स्पेशल घाट बनाया गया मुंबई में। घाट पे खूब बढ़िया बालू उलू डाल के प्लास्टर वस्तर किया गया यहाँ पर, और वहां बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया? जॉर्ज पंचम के लिए। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए। वही घाट पे उतरेगा मुंबई में, और वही घाट से जाएगा वहां पे। खूब बढ़िया उसको प्लास्टर वस्तर करके बनाया गया था। आज भी जाके देखिएगा जॉर्ज पंच लिखा हुआ है वहां पे, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। अरे नॉर्मल सा गेट है, वहीं से आया था वो भारत में।
अब मोनुमेंट के तौर पे है तो उसको रखा गया है, उस पर कबूतर बैठल रहता है उस पर। हाँ, कम से कम वहाँ पे 500 कबूतर एनी टाइम बैठल रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया के पास। वहाँ पे आगे बढ़े। अरे कबूतर कहीं जहाँ जगह मिले वो अपना रेडीमेड घर खोजता है, सब कबूतर सब मेहनती नहीं रहता है। सुनो कोनो का छज्जा उज्जा कोना कोनी देखेगा घुस जाएगा। सब कौआ बहुत मेहनती होता है सब अपना घर खुद बनाते हैं सब, बहुत मजबूत। आगे बढ़े। बताइए तीनों दिल्ली दरबार में किसमें खुद राजा आया था? हाँ, तीसरा दिल्ली दरबार 1911। पहला दिल्ली दरबार किसके समय? लीटन। दूसरा, तीसरा, पहला लीटन, दूसरा, तीसरा हार्डिंग के समय। किसके समय? पहला में रानी, दूसरा में एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सब। आप लोग बताइए तीसरा में, बीच में नहीं बोले बताओ। बकलोलिया, जॉर्ज। ओ बकलोलिया को बोलने, तुम भी बकलोले हो तो दोनों साथ में मिल के बोलो। हम बकलोल बोल रहे हैं तो दो को मिल के बोलिए सर, कोई बात नहीं। बताओ बकलोलिया किस समय? पूरे बहू के हुई से पूछ पूछ के बोल रही है। पहले बेंच पे बैठल है, अब पूछ रही है बोलो ना क्या बोले हम। अरे तो निशा बीच उच में बैठल रहती तो निशा समझ में आता। पहले बेंच में कब हुआ था? 1911 में। एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें महारानी आई थी 1911। अरे राजवा अकेले आएगा राजा अकेले नहीं आया था, रानी भी उसके साथ आई थी। किसी किसी राजा में क्या रानी, कोई कोई रानी बहुत एक्टिव थी तो उसका नाम ज्यादा हुआ, जैसे विक्टोरिया, एलिजाबेथ। अभी अभी की रानी जो है कैट, अच्छा काम करेंगी तो नाम होगा, ना होगा तो चुपचाप जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। दिल्ली दरबार में सबसे प्रमुख दिल्ली दरबार तीसरा 1911 वाला तीसरा। इसमें कई चीजें की बात हुई थी, इसमें कई निर्णय लिए गए थे तीसरे वहां पे। पहला निर्णय नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। दूसरा, राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली बना दिया गया। क्या बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। उसके बाद बंगाल राज्य का पुनर्गठन किया गया। बंगाल से किसे अलग कर दिया गया? बिहार। किसे अलग कर दिया गया? बिहार। और किसे अलग कर दिया गया? असम। असम को अलग कर दिया गया। तो बिहार राज्य का, बंगाल का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। बंगाल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1911 में। बिहार का पुनर्गठन हो गया 1936 में। क्या निकल गया? उड़ीसा। क्या निकला? उड़ीसा। अब फिर एक हो गया 2000 में, झारखंड। क्या बन गया? झारखंड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? तो बताइए तीसरे दिल्ली दरबार में कितने डिसीजन लिए गए? 3। पहला डिसीजन बंगाल विभाजन रद्द। दूसरा डिसीजन भारत की राजधानी दिल्ली। तीसरा डिसीजन बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। बंगाल से किसे अलग कर दिया? बिहार को अलग, उड़ीसा को नहीं। असम को कमिश्नरी स्टेट बना दिया गया। कमिश्नरी स्टेट में ना अधिकारी ही डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी के समय में आप देखिएगा ध्यान से, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, तो अभी सोनम वांगचू वहां पे जो बैठे हुए हैं, तो ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर तो थोड़ा सा एरिया ही है, जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाला एरिया क्या है? लद्दाख। तो इधर का एरिया लद्दाख है, इधर का एरिया लद्दाख। लद्दाख बड़ा है, लेकिन लद्दाख में ना विधानसभा नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा दिया गया। जैसे दिल्ली में केंद्र शासित है, वहाँ विधानसभा है, तो वहाँ मुख्यमंत्री भी है। आपने कभी सुना दिल्ली के किसी अधिकारी ने बहुत बढ़िया काम किया? नहीं। मोहल्ला क्लिनिक, मुख्यमंत्री।
वहां पे जितने भी स्कूले थे मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए अधिकारियों को वोट मांगने नहीं जाना है, एक बार जब उनको जॉब हो गया, यूपीएससी निकाल लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अभी देखे होंगे त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ के स्टेडियम में थे एक आईएएस अधिकारी, जब वो टहलने जाते थे तो पूरे खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया जाता था, पूरे खिलाड़ियों को स्टेडियम खाली करा दिया जाता था, जबकि वो स्टेडियम था खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए ताकि वो ओलंपिक में मेडल ला सके। तो इस ससुर के अकेले में क्या कर रहे थे, चल रहे थे घूमने के लिए। मोदी जी को जब ये खबर पहुंचा तो इनको भेज दिया ट्रांसफर अंडमान निकोबार। हमेशा बोलते हैं पंगा, पूरा भूत उतर दिए उनका, और उनकी पत्नी को उठा के लद्दाख। मैं यहां तू वहां। आगे बढ़े, कुत्ता को कहां भेजे? टकलवा कर रहा है सर, कुत्ता कहां गया? क्योंकि सारा विवाद इसलिए होता है कुत्ता टहलाने निकले थे। तो ये पूछ रहा है सर कुत्ता कहां गया? अंडमान ले गए होंगे अपना। तो जब भी अधिकारियों के हाथ में सत्ता आता है ना, देश को केवल दो लोगों ने लूटा है, याद रखिएगा, अपराधी और अधिकारी, ये दो लोगों ने लूटा है। अधिकारी, नेता बदनाम हुआ है, जो नेता लूटता है ना उसमें अधिकारियों का कमीशन होता है, वरना अधिकारी को अगर कमीशन नहीं दीजिएगा ना, कितो बड़ा नेता है वो फंसा देगा, कितो बड़ा नेता रहे वहां, कमीशन खा लेता है वहां पे। समझ में आ गया? मुखिया लूटेंगे तो बीडीओ खा लेगा, विधायक लूटेंगे तो एसडीएम खा लेगा, सांसद लूटेंगे तो डीएम खा लेगा, नहीं देंगे तो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं। बदनाम हुआ है वो नेतवा जो है ना, वो फ्रंट पे आके क्या हुआ है, वो बदनाम नहीं हुआ है वहां पे। तो ये तीन को तो लूट, तो फ्रंट पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए तो तीन बदलाव हुए थे, याद रहेगा। लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया गया, तो यहाँ पर इनको चाहिए कि भाई एक इनके लिए भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आपका तीनों दिल्ली दरबार कंप्लीट। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।